हाँ, नमस्कार छात्रों छात्राओं। आज अपन आपके बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर का जो टॉपिक देख रहे हैं वो है राजनीतिक आधुनिकीकरण। अपन इससे पहले देखा था राजनीतिक व्यवस्था, और दूसरा टॉपिक देखा था राजनीतिक विकास, और तीसरा इसी प्रक्रिया में आता है राजनीतिक आधुनिकीकरण, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। तो ये पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन किसे कहते हैं? ये राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है? जैसा कि अपन जानते हैं आधुनिकीकरण के बारे में, ये सारी दुनिया में आजकल प्रत्येक क्षेत्र में आधुनिकीकरण छाया जा रहा है, और हम भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। हम भी आधुनिक बनना चाहते हैं प्रत्येक क्षेत्र में। लेकिन हम यहाँ इस टॉपिक पर जो चर्चा कर रहे हैं, ये पहनावा, ये आधुनिकता का दिखावा, इससे रिलेटेड नहीं होकर के ये राजनीतिक आधुनिकीकरण से है। इसका संबंध राजनीति से है, राजनीति का आधुनिकीकरण करना। तो इसमें अपन देखते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है और राजनीति में क्यों आवश्यक है। तो आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो साधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित है। यानी जो साधन हैं उनका अपनी बुद्धि और दिमाग के आधार पर प्रयोग करना चाहिए, और जिसका उद्देश्य होता है आधुनिक समाज की स्थापना। जब हम अपने विवेक से साधनों का प्रयोग करेंगे तो उससे स्वाभाविक तौर से एक अच्छा और श्रेष्ठ समाज की स्थापना होगी। आधुनिकीकरण परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। यह समाज को आगे की ओर धकेलने वाली प्रक्रिया है। यह कोई स्थैतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। कहने का मतलब है कि आधुनिकीकरण एक स्थैतिक प्रक्रिया नहीं है, पीछे की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया नहीं है। आधुनिकीकरण है आगे की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया। ये सतत आगे की ओर ले जाती है। इसका संबंध नगरीकरण से भी है, औद्योगिकरण से भी है, लौकिकरण से है, शिक्षा से भी है, संचार साधनों से भी है, सहभागिता से है, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से है, समाज के सभी स्तरों पर प्रवेश, एकीकरण आदि तत्वों से भी है। हम इसकी कुछ परिभाषा देखते हैं कुछ विद्वानों के अनुसार। तो एक विद्वान हुए हैं लर्नर। उन्होंने कहा है कि आधुनिकीकरण विवेकपूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया है। परिवर्तन तो फिर किस तरीके से हो? विवेकपूर्ण। फिर एक विद्वान हुए हैं दूसरे हंटिंगटन। हंटिंगटन ने कहा है कि आधुनिकीकरण एक बहुपक्षीय प्रक्रिया है जिसमें मानव की गतिविधियों एवं विचारों के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन शामिल होते हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण के मुख्य रूप से कुछ आयाम हैं, डायमेंशंस हैं, जिन पर अपन चर्चा करें। तो पहला अपन लेंगे मनोवैज्ञानिक। ये साइकोलॉजिकल जो डायमेंशन है, ये क्या है डायमेंशन साइकोलॉजिकल? तो इसमें जो मनुष्य के मानकों का मतलब नॉर्म्स का मतलब हम व्यक्ति के मूल्यों से है, उसके दृष्टिकोणों से, उसके नैतिकता से, उसके विचारों से है, और उसके अभिविन्यासों से है, जिसको अपन ओरिएंटेशंस भी कहते हैं। में जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेज आते रहते हैं, वो एक मनुष्य के अंदर जो चेंजेज आते हैं उसको हम मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल चेंजेज कहते हैं। और जो दूसरा आता है वो होता है बौद्धिक। बौद्धिक का अर्थ अपन लगाते ही हैं, बुद्धि से संबंधित है, सब इंटेलेक्चुअल है ये सब। इसमें जो पर्यावरण के बारे में व्यक्ति की अत्यधिक जानकारी। अब ये पर्यावरण का मतलब यहाँ इस पर्यावरण से नहीं है, ये पेड़ पौधा इत्यादि से। यहाँ पर्यावरण का मतलब जनता से लिया गया है, जैसा कि अपन ने पॉलिटिकल सिस्टम में पढ़ा था। पर्यावरण वहाँ जनता को ही कहा गया था। तो इसमें पर्यावरण के बारे में व्यक्ति की अत्यधिक जानकारी और अधिक साक्षरता एवं जनसंचार के माध्यमों से इस ज्ञान का विसरण या प्रसार या डिफ्यूजन शामिल होता है बौद्धिक स्तर पर। और तीसरा आता है जनांकी, डेमोग्राफिक। ये जनांकी क्या है? इसमें लोगों के जीवन स्तर में सुधार, यानी कि लोगों का एक जीवन स्तर है वो उन्नत बने, श्रेष्ठ बने, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, लोगों की जो संचलनशीलता है, मोबिलिटी है, आर्थिक दृष्टि से उसमें प्रगति हो, और नगरीकरण हो, इसमें नगरीकरण भी है शामिल। स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों, और स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगी, लोग शिक्षित होंगे तो मनुष्य की आयु में भी वृद्धि होगी,
और जो आज ग्रामों से शहर की और जो जनसंख्या पलायन हो रहा है वो भी जनांकी में आता है। चौथा पॉइंट आता है सामाजिक, सोशल। इसमें समाज में यूँ कहो कि इसमें जो परिवार है और अन्य प्राथमिक गुटों के प्रति निष्ठा को बदलने और उसके स्थान पर स्वैच्छिक संगठित गौण संगठनों के प्रति निष्ठा रखना शामिल है। पांचवा आता है आर्थिक, ये इकोनॉमिक पॉइंट है। इसका मतलब है कृषि के बजाय औद्योगिकरण पर बल देना। जैसा कि आपने देखा होगा हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, यहाँ किसान कितनी मेहनत जी तोड़ करके मेहनत करता है, फिर भी उसको उसके जो फसल है जो उपज उपजाता है उसकी उचित कीमत उसको नहीं मिलती। हमने देखा होगा बाज़ार में कि वो बहुत सस्ते दरों पर सब्जी बेच जाता है और वही बीच के जो एजेंट हैं वो पैसे अच्छे कमा के और ख़रीदारों को 10-10 गुना महंगी उस सब्जी को बेचते हैं, जो न तो उनके पास कोई खेती में काम किया ना ही मेहनत की, और वो बिचौलिए हैं वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो इस पे फिर यही कहा गया है आर्थिक दृष्टिकोण से कि कृषि के बजाय औद्योगिकरण पर बल देना चाहिए। इसमें जो बाजार है, कृषि का विकास है, कृषि की कीमत पर वाणिज्य में सुधार है, औद्योगिकरण का विकास और आर्थिक क्रियाओं को व्यापक बनाना शामिल है। आज अपन देख ही रहे हैं कि हिंदुस्तान में इस समय किसानों का कितना बड़ा आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है। वो इसी वजह से चल रहा है कि उनकी जो फसल है उसका उचित मुआवजा नहीं मिलता बाजार में। आगे अपन देखते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षण या विशेषताएं। इसमें पहला है राजनीतिक शक्ति की सर्वोपरिता, यानी कि शक्ति का जो केंद्रण है उसको सर्वोपरि बनाने, उसके महत्व को बढ़ाने व उसे नियामक बनाने में जिन तत्वों के विकास ने सहयोग दिया है वे हैं तकनीकी प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताएं, प्रतिरक्षा संबंधी आवश्यकताएं और संचार साधनों का विकास आदि। दूसरा आता है लोक कल्याणकारी कार्यों की ओर उन्मुख, यानी कि राज्य राजनीतिक व्यवस्था जितना लोक कल्याणकारी कार्य करेगी, जितना जनता के हित में कार्य करेगी, उतना ही अधिकतम देश का आधुनिकीकरण होगा, राजनीतिक व्यवस्था का आधुनिकीकरण होगा। अगला दोहरी प्रक्रिया। ये दोहरी प्रक्रिया क्या है कि जो केंद्र और परिसर या समाज, यानी कि आधुनिकीकरण क्या है कि सरकार और समाज को एक दूसरे के साथ जोड़ने वाली प्रक्रिया है। इस जुड़ाव में राजनीतिक दलों, दबाव समूह, नौकरशाही, निर्वाचन, संचार साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और राजनीतिक दल हैं और दबाव समूह ये अपनी मांगों को सरकार के ऊपर दबाव डाल करके मनवाने की चेष्टा करते रहते हैं। चौथा पॉइंट आता है हमारा परंपरागतता से मुक्ति। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप आधुनिक कब बनोगे, जब परंपराओं को त्यागोगे, परंपराओं से मुक्ति पाओगे। परंपरा का जो चोला है प्रत्येक क्षेत्र में उसको त्यागोगे और आधुनिकीकरण का चोला ओढ़ोगे। तो परंपरागतता से मुक्ति, इसका सीधा सीधा अर्थ यूँ लगा सकते हो आपकी जो सत्ता के परंपरागत स्रोत हैं, सत्ता के परंपरागत स्रोत हम किसको लेते हैं, जैसे पहले राजा महाराजाओं की सत्ता हुआ करती थी और जाति पर आधारित जो जातीय नेताओं की सत्ता हुआ करती थी, ये कबीले की सत्ता भी हुआ करती थी। एक कबीले का जो सबसे सीनियर बॉस हुआ करता था उसको सरदार कहते थे। तो वो कबीलों की सरदारों पर आधारित सत्ता या परिवार के मुखिया की सत्ता या यूँ कहो कि धर्म पर आधारित धर्म गुरुओं की सत्ता। जैसे पहले इटली में पोप की सत्ता थी, हमारे यहाँ भी बहुत सारे धर्म गुरुओं की सत्ताएं थी पहले, और मुस्लिम समाज में तो आज भी बहुत सारे धर्म गुरुओं की सत्ताएं होती हैं। इनको हम सब परंपरागतता से जोड़ते हैं और इनका ह्रास होकर लोप या नष्ट हो जाना या इनसे मुक्ति पाना और नवीन राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता द्वारा उनका स्थान ले लेना ही आधुनिकीकरण है। अगला है पांचवा राजनीतिक संस्थाओं का विविधीकरण एवं विशेषीकरण। अब राजनीतिक संस्थाएं हैं, इनका विविधीकरण और विशेषीकरण किस आधार पर होगा, श्रम विभाजन के आधार पर होगा। और श्रम विभाजन के आधार पर एक कुशल नौकरशाही का विकास होगा और कुशल नौकरशाह हैं वही एक
राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बना सकते हैं। छठा, राजनीति में जनसाधारण की सक्रिय एवं उत्तरदायित्वपूर्ण सहभागिता। अपन सब समझते हैं कि राजनीति में जब तक जनसाधारण की सक्रियता नहीं होगी, सहभागिता नहीं होगी, भूमिका नहीं होगी, जनसाधारण पढ़ा लिखा होगा और गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट की प्रक्रिया के बारे में, उसके सिस्टम के बारे में ठीक से जानेगा, तभी वो सहभागिता निभा पाएगा, तभी वो समझ पाएगा कि सरकार हमारे हित में कार्य कर रही है या खुद कुछ व्यक्तियों के हित में कार्य कर रही है। तो इसमें जो राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर जो चयन होता है, ये जन्म के आधार पर न हो, विशेषाधिकारों के आधार पर न हो, और ये योग्यता के आधार पर हो, यानी कि इस पर समानता होनी चाहिए। और नौकरशाही का व्यापक आधार, नौकरशाही का व्यापक आधार होना चाहिए उसकी योग्यता, और योग्यता के आधार पर किसी भी प्रकार की कोई यहाँ असमानता नहीं होनी चाहिए। समानता के आधार पर ये रिक्रूटमेंट होने चाहिए। खासतौर से अपन देखते हैं कि आज न्याय पद्धति सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, और हिंदुस्तान में जो न्यायपालिका है वो समानता पर आधारित नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, उनकी नियुक्ति बिना किसी परीक्षा के होती है और एक चयन मंडल के माध्यम से होती है। जैसे आईएएस के लिए जो परीक्षा आयोजित की जाती है, इस प्रकार की कोई भी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन नहीं हुआ है, और न ही कोई इस प्रकार की कोई परीक्षा पास करके ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज नियुक्त किए जाते हैं। ये एक असमानता पर आधारित हिंदुस्तान में बहुत बड़ी कमी है नौकरशाहों के संदर्भ में, जजों के संदर्भ में। तो इस प्रकार की प्रणाली नहीं होनी चाहिए, तभी वो देश की राजनीतिक व्यवस्था एक आधुनिकीकरण की ओर उन्मुख होगी। धन्यवाद।